हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दोस्तों। चलिए तो बढ़ते हैं। राधे राधे, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी लोग जुड़ गए हैं, स्टार्ट किया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक बार जरा मुझे बताइए, कल हम कहाँ तक थे? एक बार कमेंट करके बताइए, कल क्या देखा था हमने? कुछ तो हमने एक का टॉपिक खत्म किया था ना। रिकैप करवा देंगे, पहले बताइए तो क्या पढ़ाए हैं लास्ट में टॉपिक बताइए। वॉइस नहीं है, वॉइस तो आ रही है। जिनको ऑडियो वीडियो में प्रॉब्लम हो तुरंत रिज्वाइन करेंगे, पहले तो फटाक से बिल्कुल तेजी के साथ रिज्वाइन कर लीजिए आप लोग। अकटम संविधान, सर फिर से स्टार्ट करिए ना, फ्रेश। अच्छा, लाइव चल रहा है? यस। अच्छा, हाँ हाँ, टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यस। हमने कल देखा था टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका नया जो है, आज हम स्टार्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। देखिए, संविधान जो हमारा बना, अब संविधान ऐसे तो था नहीं कि एक दिन में ऐसे बन गया। धीरे 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 क्रमिक विकास हुआ, ठीक है। तो ये सफर स्टार्ट हुआ और सफर चलते 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 जो वर्तमान स्वरूप है संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमें आकर के देखने को मिला। तो संविधान का परिचय शायद हो चुका था, हाँ ये हो गया था। हाँ, तो हेडिंग डालेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। हेडिंग डाले सभी लोग, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का, भारतीय संविधान का संवैधानिक विकास, भारतीय संविधान का संवैधानिक विकास। कैसे हमारा संविधान जो वर्तमान स्वरूप है वो किस प्रकार निकल करके आया, कैसे बना, उन सभी चरणों को, उन सभी फेजेस को हम वन बाय वन कवर करेंगे, ठीक है। जिसका मन हो सब लोग पढ़िए, सबके लिए है क्लास, ठीक है। ये सबके लिए क्लास है, बाधा रहित क्लास, विदाउट एनी हर्डल, ठीक। तो सत्यदेव यादव, कैसा वीडियो रुक रहा है? वीडियो तो नहीं रुक रहा है। कुछ साथियों के शायद क्वेरी हैंड रेज किया है, किसी ने हैंड रेज किया है। तबस्सुम आरा जी, क्या कहना चाहती हैं बताइए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को, बोलिए। कोई क्वेश्चन है? हैंड रेज किया आपने? देखिए, हैंड रेज उनके लिए होता है जो कुछ पूछना चाहते हैं बीच क्लास में, ये ऑप्शन इसलिए दिया गया है। तो अगर कुछ पूछना है बताइए। 3 लोगों का हैंड रेज दिख रहा है मुझे। तबस्सुम है, आयुष राज है, विकास। हाँ बोलिए तबस्सुम। हेलो तबस्सुम जी, बोलिए। हेलो, गुड इवनिंग सर। हेलो, कुछ बोलना है, बोलिए। क्या ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ाई है? कुछ डाउट है आपको? आपकी आवाज नहीं आ रही तबस्सुम जी। चलिए कोई नहीं, आप अनम्यूट नहीं कर पा रही हैं अपने आप को, मुझे लगता है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब सब नहीं पूछने लगेंगे ना। आयुष, आप बताएं। आयुष राज, कुछ पूछना है या आगे बढ़ें?
अनम्यूट कीजिए फटाक से, जल्दी, बिल्कुल तेजी के साथ। हाँ बोलिए। गुड इवनिंग सर। अनम्यूट करके बोलेंगे, आपकी आवाज नहीं आ रही है। गुड इवनिंग सर। हेलो, सर चलिए, तो आवाज में कुछ मुझे लगता है इशू है, आवाज आपकी आ नहीं रही, तो बढ़ते हैं आगे अपने उस पे। आप चैट में बता दीजिए जो भी क्वेरी हो सकता है आप में कोई टेक्निकल इशू हो, आवाज नहीं आ रही मेरे तक आप लोगों की। तो संवैधानिक विकास, देखिए हमारा जो संविधान है वो बहुत ही सिस्टमैटिकली आगे बढ़ा है, और जो वर्तमान स्वरूप है वो किस प्रकार से उभर के आया। आप लोगों ने देखा कि लगभग 200 सालों ने ब्रिटिशर्स राज किए हमारे ऊपर, ठीक है, लगभग 200 साल। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई और ये 1600 ईस्वी में जब शुरुआत हुआ इस दौर का पूरा, और 1947 तक या 1946 जब संविधान सभा का गठन हुआ, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का फॉर्मेशन हुआ, तब से लेकर के आज तक, मतलब 1600 से लेकर के 1946 तक वो क्या क्या चीजें थी। ईस्ट इंडिया कंपनी आप जानते हैं कि भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी, ठीक है। इसका एकमात्र गोल था, एम था ट्रेड करना, इंडिया के साथ, पूर्वी देशों के साथ ट्रेड करना। लेकिन धीरे धीरे यहाँ की परिस्थितियों के अनुसार वो क्या कि अपने आप को उसने विस्तार किया। केवल ट्रेड में ही उसने अपने आप को आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में भी आगे बढ़ाया, प्रशासन में भी, शासन भी करने लगी, प्रशासन भी करने लगी। और जब प्रशासन करने, मैं क्वेरी ले रहा हूं तो आवाज नहीं आ रही स्टूडेंट्स को। ऐसा क्यों? यहाँ पे तो नहीं, यहाँ तो ऑन है साउंड, किसका अलग है, इसका अलग है। अच्छा, वॉल्यूम कम है क्या? ओ अच्छा, रुकिए एक सेकंड। चलिए, नीलम जी कुछ बोलना चाहती, नीलम जी बोलिए जरा। नीलम, अनम्यूट कीजिए अपने आप को, बोलिए, देखें आवाज आ रही कि नहीं। पल्लवी, पल्लवी, 2 बार पल्लवी है, कुछ बोलना है, अनम्यूट करके अपने आप जरा बार बोलिए। अब शायद सही हो गया जो टेक्निकल इशू था। हाँ पल्लवी बताइए। हेलो, हाँ बोलिए पल्लवी जी, थोड़ा इसको सुन। नमस्ते सर। हाँ हाँ नमस्कार, बताएं। सर एक्चुअली अभी तो क्लास स्टार्ट हुई है तो कोई डाउट नहीं है, बट हम लोग कंफ्यूज है। एक्चुअली ये क्लास किसके लिए है? गुड क्वेश्चन। तो मतलब क्लास स्टार्ट नहीं हुई और डाउट तो मुझे लगा कुछ क्वेश्चन है आपका कल की क्लास से, कोई क्वेश्चन। ये क्लास है एसएससी के लिए पल्लवी। सर ये तो पता है, बट मतलब विनायक, जैसे हम लोग विनायक 0.1 के बच्चे हैं ना, तो मतलब ये 1.0 1.0 हाँ, तो ये क्या है? ये क्लास सबके लिए, सबको एक्सेस दे दिया गया, 1.0 वालों को, 2.0, 3.0, 4. तो है ही, ये एक्चुअली 4.0 है। अगर आपने सब्जेक्ट पढ़ लिया, आप सभी से मैं कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने सब्जेक्ट अगर पढ़ लिया है, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, तो नहीं पढ़ सकते हैं, या अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ भी सकते हैं, ठीक है ना। ओके सर, ओके, थैंक यू। वेलकम। चलिए तो बढ़ते हैं आगे, मुझे लगता है ऐसे ही क्वेरीज सबकी हैं, तो सबकी क्वेरीज क्या ही लेना, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो भारतीय संविधान का संवैधानिक विकास, तो स्टार्ट जैसे इसको हम 2 फेजेस में देख करके देखेंगे, 2 फेज। आपने देखा कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आ गया, पूरा एकदम अपना साम्राज्य बढ़ा लिया, ठीक है, तो निरंकुश हो गया, वो तानाशाह टाइप का हो गया, और एक मौका मिला ब्रिटेन की सरकार को, गवर्नमेंट को एक मौका मिला, वहां के राजा को, कि ये सही सिचुएशन है उपनिवेश स्थापित करने के लिए, अपनी कॉलोनी बनाने के लिए,
कि ईस्ट इंडिया ने अपना पूरा काम कर दिया है। अब चूंकि कंपनी तो थी प्राइवेट, सरकारी कंपनी थी नहीं, प्राइवेट कंपनी थी, तो उसने क्या किया कि धीरे धीरे कानून को पारित करके ब्रिटिश संसद ने कानून पारित किया और धीरे धीरे फिर कंपनी का जो अधिकार था, कंपनी का अधिकार पूरी तरीके से एक तरीके से अपने हाथ में ले लिया 1858 में। तो आप लोग पढ़ते हैं जब 1858 का एक्ट, 1857 का विद्रोह होता है और उस विद्रोह के द्वारा इनको एक मौका मिल जाता है कि कैसे अपना सारा भारत का शासन प्रशासन अपनी मुट्ठी में लेने का। क्लियर? और इसकी शुरुआत होती है दोस्तों 1773 के ईस्वी से। मतलब कि हम दो फेजेस में संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट पढ़ेंगे। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में क्या क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान क्या क्या एक्ट आए, कौन कौन से कानून आए ईस्ट इंडिया कंपनी। और दूसरा, जब क्राउन के अंतर्गत आ गया, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत या ताज शासन इसको बोलेंगे, ब्रिटिश क्राउन का जब शासन आ गया तो कब आया, तो क्या क्या एक्ट या अधिनियम या कानून बने। तो जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था तो कौन कौन से इसमें कानून पारित हुए थे दोस्तों, उसको नोट कर लेंगे। ये शुरुआत होती है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। 1773 आप पढ़ेंगे, फिर 1784 पढ़ेंगे, ठीक है, फिर 1786 में कुछ है नहीं खास, एटसेट्रा, फिर पूरा। और जब क्राउन का आया तो स्टार्ट हुआ कब से, 1858 से स्टार्ट हुआ। 1858 आया, फिर 1861 आया, फिर ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते 1892 आया, फिर 1909 आया। ये सब एक्ट आते गए, एटसेट्रा, ये सब कानून आए। तो ये सब क्राउन के अंतर्गत आए, नोट कर लीजिए। यस, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अपलोड कर दिया हूं पीडीएफ रिकॉर्डेड क्लास का, हिना कुमारी जी, मैं तुरंत अपलोड कर देता हूं। मैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को के प्रति बहुत मतलब वो हूं, अवेयर रहता हूं, ठीक है। तो अपना सारा काम मैं एकदम टाइम टू टाइम तुरंत क्लास के बाद पीडीएफ आपको देता भी हूं और अपलोड भी कर देता हूं। नोट करिए फटाफट तेजी के साथ। अगर हम देखेंगे एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश, ठीक है, शुरुआत 1600 से, डन, डन हुआ, हो गया। अब देखिए, अब इसके तहत हम सबसे पहला देखेंगे और यही चीज आप यहां पर पाएंगे, लिख लीजिए, सभी लोग लिखेंगे। द पीरियड ऑफ हिस्टोरिकल ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट्स इन इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू टू फेजेस। पहला, यानी भारत में ऐतिहासिक ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों की अवधि को दो चरणों में विभाजित करके देखा जा सकता है। पहला ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत, दूसरा ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, ठीक है। लिखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब जब था तब, और जब ब्रिटिश क्राउन का स्टार्ट हुआ तब। क्लियर है? लिख लिया सबने? सर एक स्लाइड बैक कर दीजिए। तो बैक है तो है ही, ये बैक ही तो है, ये पहली स्लाइड है, उसके बाद दूसरी स्लाइड है। यहां तक नहीं समझ में आया क्या किसी को? एनी वन ऑफ यू? क्लियर हो गया यहां तक? कोई दिक्कत किसी को? नहीं हुई दिक्कत ना? ऐसे दिक्कत नहीं होगी। संविधान की मांग किसने की? अरे आगे पढ़ेंगे राहुल राज जी संविधान की मांग और सब कुछ, अभी पहले हम ये संवैधानिक विकास पढ़ रहे हैं। हो गया? तो पहला आया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, हिंट डालेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब देखिए नाम ही है इसका रेगुलेटिंग, मतलब रेगुलेट करना, रेगुलेटिंग अधिनियम, एक्ट का मतलब अधिनियम। अब रेगुलेट किसको करना? तो कंपनी को रेगुलेट करना, ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करना। ब्रिटिश संसद ने क्या किया कि अब धीरे धीरे वो क्या करेगी,
अब वो रेगुलेट करेगी कंपनी को, कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करेगी, अब पूरा कंट्रोल अब उसको अपने हाथ में लेना है, तो इसलिए क्या करेगी कंपनी। क्लियर। अब देखिए रेगुलेटिंग एक्ट में अब जब ये पूछा गया कि भाई आपका गोल क्या है, आप क्यों ये एक्ट आया, लोगों ने पूछा कि 1773 का ये अधिनियम पारित करने का, कानून बनाने का क्या मकसद था, तो ब्रिटिशर्स ने बताया, ब्रिटिश सरकार ने बताया कि 2 कारण थे इसके पीछे। ठीक है, 2 ग्राउंड पर, 2 बेसिस पर ये आया गया। पहला, फर्स्ट क्या था, पहला था जो कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार, मतलब कि कंपनी क्या हुई थी, भ्रष्ट हो गई, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया, करप्शन बहुत बढ़ गया था कंपनी में। किसके लिए, करप्शन के लिए, कंपनी के करप्शन के लिए। दूसरा क्या, कुप्रशासन, कुप्रशासन, बैड गवर्नेंस। तो कंपनी में, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भ्रष्ट हो चुकी थी, भ्रष्टाचार बढ़ चुका था, करप्शन काफी ज्यादा हो गया था और बैड गवर्नेंस ज्यादा हो गया था, तो इस आधार पे ब्रिटिशर्स का कहना था कि हम ये एक्ट ले आ रहे हैं और इन दोनों को दूर करने के लिए, इन दोनों को दूर करने के लिए, नोट कर लेंगे इसे, दूर करने के लिए। इज दैट क्लियर, यहां तक सब सही है। कुप्रशासन को दूर करना और भ्रष्टाचार को दूर करना, इसलिए रेगुलेटिंग एक्ट आया। पहला ऐसा प्रयास कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने का, पहला प्रयास। धन्यवाद पल्लवी जी, डन। अब देखिए, अब इसमें कुछ मेन जैसे हर आर्टिकल, हर एक्ट में, हर कानून में हम कुछ मेन प्रोविजंस को देखेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है, और उसी में ये नोट कर लिया सबने। चलिए, तो यहां पे लिखिए, पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पहला लिखिए, एज पर दिस एक्ट द गवर्नर ऑफ बंगाल वॉज मेड द गवर्नर जनरल, यानी जो गवर्नर का, बंगाल का गवर्नर था उसे गवर्नर जनरल बनाया गया। इस अधिनियम के अनुसार बंगाल के राज्यपाल, या राज्यपाल नहीं, यहां काट दीजिए, गवर्नर, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया। और ऐसा पहला गवर्नर जनरल बंगाल का कौन बना, तो पहला गवर्नर जनरल बना वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। क्लियर, लिख लिया। दूसरा, दिस एक्ट मेड गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर ऑफ बंगाल। यानी पहले क्या थी दोस्तों, 3 बहुत बड़ी प्रेसिडेंसियां थी, एक बंगाल प्रेसिडेंसी, बंबई प्रेसिडेंसी एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। अब क्या किया, बंगाल को ज्यादा पावरफुल बना दिया इस अधिनियम ने, बंगाल को ज्यादा पावरफुल बना दिया और मद्रास, बंबई को बंगाल के अधीन कर दिया। क्लियर, लिखिए, इस अधिनियम ने बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को, बीच में प्रेसिडेंसी लिख दीजिए तो क्लियरिटी हो जाएगी, प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन बना दिया, बंगाल के अधीन बना दिया। ओके, डन। चलिए, दूसरा, तीसरा, गवर्नर जनरल को, जो गवर्नर बना, गवर्नर, बंगाल गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया। पहला गवर्नर जनरल कौन बना, वॉरेन हेस्टिंग। और गवर्नर जनरल को 4 सदस्यों की परिषद द्वारा सहायता प्रदान, मतलब एक गवर्नर जनरल के लिए काउंसिल बनी, तो द गवर्नर जनरल वॉज असिस्टेड बाय अ काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स। 4 सदस्यों वाली काउंसिल बनी जो कि गवर्नर जनरल को असिस्ट करेगी, सहायता करेगी। यस प्रियंका, वेरी गुड। मानसन, फिलिप फ्रांसिस, बरवेल और क्लेवरिंग, ये 4 सदस्य कौन थे, 4 मेंबर्स, नाम लिख सकते हैं, फिलिप फ्रांसिस,
बरवैल, मानसन और क्लेवरिंग। ये 4 सदस्यों की एक काउंसिल बनी जो गवर्नर जनरल को असिस्ट करेगी। नेक्स्ट, अ सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड एट कलकत्ता इन 1774। इसी एक्ट के द्वारा 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक है, A Supreme Court was established at Calcutta in 1774। हाँ, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे। देखिए 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। सब कुछ तो लिखा हुआ है, इसमें इंग्लिश क्या लिखना है? फ्रांसिस को फ्रांसिस ही लिखेंगे। क्लियर? यहां तक डन हो गया सबका? हाँ, कोलकाता पूरा नाम है, कलकत्ता पहले बोला जाता था। कोलकाता जो वर्तमान समय है उसको कलकत्ता बोलते थे। सर फोर्थ नेम क्या लिखे हैं? क्लेवरिंग, मानसन, बरवैल, फिलिप फ्रांसिस, ये 4 थे। 1774 में सर्वोच्च न्यायालय बना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। कहां पर? कलकत्ता में। आगे शायद कुछ है बात लिखी, अच्छा नहीं है। तो 1774 में कलकत्ता में, कैलकटा बोलते थे, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बना, एससी फॉर सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और इस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन थे? मुख्य न्यायाधीश लिख लीजिए, चीफ जस्टिस थे सर एलिजा इम्पे। ठीक है, और 3 अदर जजेस थे, 3 अन्य न्यायाधीश थे, 3 अन्य न्यायाधीश, 3 अदर जजेस। 3 अन्य न्यायाधीश कौन कौन से थे? 3 अन्य न्यायाधीशों में दोस्तों, अच्छा एक चीज है, जैसे आप लोगों को ना कोई डाउट वगैरह हो, तो कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, तो आप क्लियर? तीन अदर जजेस में कौन कौन थे? हाइड, चैम्बर और लिमेंस्टर। हाइड, चैम्बर और लिमेंस्टर। चीफ जस्टिस सर एलिजा इम्पे, मुख्य न्यायाधीश। चीफ जस्टिस को बोलते हैं मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्पे थे। 1774 में बना था, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। डन यहां तक? नहीं, लास्ट में 88 नहीं है भाई, लास्ट में चलिए हो गया। अरे जब मैं फ्री रहूंगा तब करूंगा ना रिप्लाई, ठीक है? चलिए, तो ये तो रहा दोस्तों 1774 का रेगुलेटिंग एक्ट। नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप लोग, अगली हेडिंग डालिए, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। 1784 का पिट्स अधिनियम। का पिट्स अधिनियम। अच्छा स्लो चलें, लिख नहीं पा रहे हैं, लिखिए आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दबाजी कोई नहीं है, आराम से बिल्कुल चलेंगे ना।
कोई जल्दबाजी नहीं। हो गया डन? चलिए, तो 1784 में जो 1773 की कमियां रह गई थी उसको 84 में दूर करने के लिए ले आया गया। इसके पहले एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी आया था 1781 में, लेकिन उसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। 1784 में एज पर दिस एक्ट of 1784, the territories of East India Company was called as the British possessions in India। यानी 1784 के जितना ईस्ट इंडिया कंपनी ने जितना क्षेत्र भारत में लिया हुआ था, कब्जा किया हुआ था, उन सब क्षेत्रों को क्या बोला गया? तो इसको भारत में ब्रिटिश संपत्ति कहा गया। भारत में ब्रिटिश संपत्ति कहा गया। सवाल पूछा गया, भारत में ब्रिटिश संपत्ति किस अधिनियम के द्वारा कहा गया ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी क्षेत्रों को? तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज इसमें हुई दोस्तों, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वाज फॉर्म फॉर कॉमर्शियल ऑपरेशंस एंड 6 मेंबर बोर्ड ऑफ कंट्रोल वर अपॉइंटेड। ठीक है, यानी इसको हिंदी में लिख देता हूं, इसको हिंदी में नहीं लिखा गया है, इसको हिंदी में लिख लीजिए। दूसरा पॉइंट, कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक, दूसरा पॉइंट, कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों का पृथक्करण हुआ। राजनीतिक कार्यों को अलग किया गया, सेपरेट किया गया। पहला सेपरेशन ऑफ पावर का एग्जांपल दिखता है यहां पर, जैसे जो व्यापारिक काम था, व्यापारिक काम के लिए कॉमर्शियल ऑपरेशंस, फॉर कॉमर्शियल ऑपरेशंस, व्यापारिक कामों के लिए क्या हुआ? तो एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना। व्यापारिक कार्यों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी निदेशक मंडल, निदेशक मंडल की स्थापना हुई। और दूसरा, राजनीतिक कार्यों के लिए, कंपनी के राजनीतिक कार्यों के लिए नियंत्रक बोर्ड की स्थापना हुई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रक बोर्ड की स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। पहला यही तो है। अच्छा, पहला ही नहीं लिखे अभी। 1784 के इस अधिनियम के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रों को भारत में ब्रिटिश संपत्ति कहा गया। और दूसरा पॉइंट यही जो मैंने लिखवाया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वाज फॉर्म फॉर कॉमर्शियल ऑपरेशंस एंड 6 मेंबर बोर्ड ऑफ कंट्रोल वर अपॉइंटेड फॉर पॉलिटिकल, यहां पे आगे लिखा नहीं, अपॉइंटेड फॉर, आगे लिख देता हूं, फॉर पॉलिटिकल ऑपरेशंस, पॉलिटिकल ऑपरेशंस। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्लियर है यहां तक? दूसरा हिंदी में लिख लीजिए, कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग किया गया। व्यापारिक कार्यों के लिए निदेशक मंडल बना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और राजनीतिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल, राजनीतिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रक बोर्ड की स्थापना हुई। विवेक इंग्लिश में ही तो है ये लिखा हुआ, यहां देखिए ना इंग्लिश में, अ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स was formed for a commercial operations and 6 member of board of control were appointed for political operations। ये इंग्लिश है, उसी का तो इंग्लिश है। तीसरा लिखिए, गवर्नर जनरल्स काउंसिल was reduced from 4 members to 3 members। जो 4 सदस्यों की गवर्नर जनरल काउंसिल बनी थी, अब उसको कम करके 3 कर दिया गया। तो गवर्नर जनरल की परिषद को 4 सदस्यों घटा करके 3 सदस्य कर दिया गया। अभी आपने देखा ना कि कौन कौन था, क्लेवरिंग था, मानसन था, बरवेल था और फिलिप फ्रांसिस था। उन 4 में से 3 कर दिया गया, मतलब कम कर दिया गया काउंसिल को। लिखिए,
अच्छी बात है, जब मैं लिखता हूं तो आप लोग साथ में लिखा करिए ना, तो बाद में थोड़ा सा टाइम बच जाएगा आप लोगों के लिए। क्लियर? क्लियर, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। तो ये तो भैया रहा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब आइए लिखिए चार्टर एक्ट 1813। 1813 का चार्टर अधिनियम, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1813 का चार्टर अधिनियम। अब 1813 के चार्टर अधिनियम में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हुई थी? तो सबसे पहले इट ब्रॉट एन एंड टू द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ओवर ट्रेड विथ इंडिया। यानी जो पहले ये था कि भाई अगर ब्रिटेन से कोई भी भारत में व्यापार करेगा तो वो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, एक अधिकार था, मोनोपोली था पूरा उसका। अब उस मोनोपोली को खत्म कर दिया गया। अब केवल दो चीजों में इनकी मोनोपोली अभी भी थी ईस्ट इंडिया कंपनी वालों की, एक तो चाय का व्यापार ये करेंगी, दूसरा चीन के साथ व्यापार करेंगी, तीसरा अफीम का व्यापार करेंगी। तीन चीजें। क्लियर? पहले क्या था कि भारत के साथ अगर कोई ब्रिटेन की कंपनी या कोई व्यक्ति अगर व्यापार करना चाहे तो प्रतिबंधित था, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करेगी बस। अब उस 1813 के अधिनियम में उस व्यापारिक एक अधिकार को, ट्रेड मोनोपोली को खत्म कर दिया गया और बोला गया कि भाई कोई भी अब व्यापार कर सकता है भारत से, ईस्ट इंडिया कंपनी भी कर सकती है और भी लोग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन तीन जगह पर अभी भी मोनोपोली बनी हुई थी। एक तो टी का ट्रेड, चाय का व्यापार, दूसरा चीन के साथ व्यापार और तीसरा अफीम का व्यापार। तो लिख लीजिए इसी को। इट ब्रॉट एन एंड टू द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ओवर ट्रेड विथ इंडिया। इसने भारत के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। ट्रेड विथ इंडिया वॉज ओपन फॉर ऑल ब्रिटिश सिटीजन्स विद द एक्सेप्शन ऑफ टी ट्रेड। मतलब कि यहां पर टी ट्रेड लिख लीजिए, टी ट्रेड नहीं, टी कॉमा ओपियम, ओपियम and opium trade and with China, and with China। यानी चाय व्यापार को छोड़कर, चाय कॉमा यहां पे लिखिए, चाय चीन के साथ तथा अफीम का व्यापार, अफीम के व्यापार पर अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली था। ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी, ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था। ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था और ये कितने वर्षों के लिए? 20 वर्षों के लिए था केवल, ओनली फॉर 20 ईयर्स, केवल 20 साल के लिए, ओनली फॉर 20 ईयर्स। क्लियर? दूसरी बात इसमें क्या हुई? दूसरी चीज ये हुई 1813 के अंतर्गत, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है, कंपनी के नियम को अगले 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, चाय, अफीम और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर उनका व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वो तो लिख लिया आपने, लिखिए कंपनी को उनके अधीन भारतीयों की शिक्षा के लिए, फॉर इंडियन एजुकेशन, भारतीयों की शिक्षा के लिए एक बड़ी भूमिका निभानी थी। साथ 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया फॉर इंडियन एजुकेशन। The company was also to take up a greater role in the education of Indians under them. It was to set aside ₹1 lakh for this purpose. अफीम क्या होता है? अफीम जिसको सूंघ लेते हैं तो फिर जन्नत की सैर होती है, वही अफीम। अफीम नहीं पता आपको?
बैक करें, थोड़ा तेज लिखिए, स्लो नहीं लिख रहे हैं आप लोग। यस, ड्रग्स होती है अफीम, ड्रग्स भी बनता है, दवा भी उससे बनती है, बहुत सारी चीजें होती है। चलिए हो गया। तो कुल मिलाकर के आपने देखा कि 1813 में क्या हुआ। 1813 में कंपनी का जो व्यापारिक एक अधिकार था समाप्त, केवल 3 चीजों को छोड़कर, चाय, चीन के साथ और अफीम का व्यापार। और दूसरी बात क्या हुई, भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिया गया, भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए। हालांकि ये सिर्फ प्रोविजन किया गया था, कभी ये ग्राउंड लेवल पर आया नहीं, मतलब इसको अप्लाई नहीं किए, केवल बस लिख दिए हाँ भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिया जाएगा, 1 लाख कभी दिया नहीं गया, ठीक है, 1 लाख कभी नहीं दिया गया। अगला लिखिए, नेक्स्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, हेडिंग डाली 1833 का चार्टर अधिनियम, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे प्रोविजंस में बने, ठीक है। सबसे पहला क्या हुआ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सबसे पहली चीज जो अभी आपने देखा कि बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, अब उसको हटा करके बंगाल के गवर्नर जनरल को ही पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और पहला भारत गवर्नर जनरल बनने वाला कौन है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। क्लियर, हेल्प करना है आरती, कैसी हेल्प चाहिए बताइए। हाँ हाँ, हेल्प हेल्प चिल्ला रही, क्या हेल्प चाहिए बताइए, कैसी हेल्प चाहिए आरती, हेल्प बताइए, पूछिए, मांगिए, कौन सी हेल्प। चार्टर एक्ट ऑफ 1793 रह गया। 1793 के चार्टर एक्ट में बहुत अच्छी तो मतलब कोई इंपॉर्टेंट बात तो थी नहीं, बस वही था कि भारतीयों के लिए पहली बार भारतीयों को क्या किया गया, शामिल किया गया एडमिनिस्ट्रेशन में, यही ना 1793 में था। ये किसका क्लास है आरती, ये आपको पूछना है। ये है विनायक 4.0 बैच बीएसएससी के लिए। लिखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी केवल एक प्रशासनिक निकाय के रूप में अब समाप्त हो गई, यह अब एक वाणिज्यिक निकाय नहीं थी। मतलब एक मिनट, यहां पे हिंदी गलत लिखी हुई है, हिंदी गलत लिखी है। ईस्ट इंडिया कंपनी इंडेड एज अ मेयर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, इट वाज नो लॉन्गर अ कॉमर्शियल बॉडी। यानी इसको मैं लिख देता हूं हिंदी में। तीसरा पॉइंट क्या है, अब आपने देखा कि जो चाय, चीन के साथ व्यापार, अफीम का व्यापार था, एक अधिकार 20 साल के लिए बढ़ाया गया था 1813 में। 1813 में 20 साल जोड़ेंगे 33 हो जाएगा ना, अब खत्म पूरा। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसे लिख लीजिए सभी लोग लिखें, ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी अब केवल एक प्रशासनिक निकाय बनकर रह गई, प्रशासनिक निकाय एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनकर रह गई, ठीक है। वाणिज्यिक निकाय के रूप में इसका समापन हो गया, समापन हो गया। यानी जो ट्रेड मोनोपोली थी अब वो भी इंड कर दी गई। ट्रेड मोनोपोली थी ना भी, किसके साथ, टी के साथ, चाय का ट्रेड विथ चाइना, चीन के साथ व्यापार, एंड ओपियम अफीम का व्यापार, अब ये भी खत्म कर दिया गया।
हाँ, चाइना के साथ ट्रेड किया जाता था ना, ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी, हम लोगों के लिए नहीं करती थी, वो अपने लिए करते थे। वाणिज्यिक मतलब कि व्यापारिक निकाय, कि व्यापार करने वाली जो कंपनी थी वो खत्म होकर के अब प्रशासनिक काम उसको देखा जाएगा, उससे प्रशासनिक काम लेना शुरू कर दिया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई वो। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाक से, बिल्कुल तेजी के साथ। वॉरेन हेस्टिंग्स पहले बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने और भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। दोनों में अंतर है ना, कैसे मिक्स कर दे रहे हैं आप नीतीश जी। चलिए, हो गया। डन, ओके डन। चलिए, तो 1833 खत्म हो गया अब आपका। अब इसके बाद 1853 पे आएंगे, लेकिन इस पर कल आएंगे। एक दिन के लिए इतना पर्याप्त है आप लोगों के लिए, नहीं तो सब भूल भला जाएंगे ना। अभी क्या करेंगे आप लोग, तो अभी जो भी आप लोग लिख रहे हैं, जो भी समझ रहे हैं, है ना, उसको 2-3 बार रिवाइज भी करना है। अभी इन सब चीजों को अगर रिवाइज नहीं करेंगे ना आप समय समय पर, तो सब भूल जाएंगे। ठीक है, तो रिवाइज करते रहना है दोस्तों, भूलिएगा नहीं। अब कल हम देखेंगे 1853 के आगे फिर जितना भी है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, कल में भी आपका एंड हो जाए, और उसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम देखेंगे। किसी कोई डाउट है तो पूछ सकता है वो, और ये मैं पीडीएफ आप लोगों को दे देता हूं। एनी डाउट? हाँ, याद करना है जो मैं लिखवाऊंगा, नोट्स बनवा जो रहा हूं आप लोगों के लिए, वो याद करने के लिए, आप लोगों के लिए है ना वो चीज। ठीक है, अब मुझे जरा एक बार सभी लोग बताएं कि कैसी लगी क्लास। प्राइवेट से हटा देता हूं चैट। समझ में आ रहा है ना भैया लोग, जो मैं पढ़ा रहा हूं ऊपर से तो नहीं जा रहा है, और कोई मेरी क्लास में शांत नहीं बैठेगा कि संकोचा के हम कुछ नहीं बता पा रहे, इसलिए चैट प्राइवेट कर देता हूं। आप जो आप बोलोगे सिर्फ मुझे दिखेगा बस, ठीक है, और आपको दिखेगा। तो इसलिए आप लोग क्या करेंगे, अपने को पूछेंगे जो भी आपको क्वेरी होगी, कोई छोटी बड़ी बात जो न समझ में पूछेंगे। और कुछ अगर छूटा है आप लोगों को लिखते वक्त, तो अभी मैं दे देता हूं आप लोगों को पीडीएफ, ये उससे आप लोग पूरा कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिए पीडीएफ को इसको, ठीक है, और आप लोग उसको पूरा कर लीजिए। अच्छा लगा? बहुत बढ़िया लगा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पीडीएफ तुरंत देखिए मैं दे रहा हूं आप लोगों को। क्लास में बने रहिए सभी लोग, पीडीएफ लीजिए तुरंत एकदम हाथों हाथ। हो गया, देखिए पिन कर दिया, ऊपर सबसे दिखेगा आपको, पीडीएफ सबसे ऊपर दिख रहा है। पीडीएफ पे विश्वास नहीं करना, अभी भी मैं बोल रहा हूं, ये मैं इसलिए देता हूं कि कोई बात हो सकता है किसी को छूट गया हो ना, तो क्या मतलब फिर वीडियो आगे पीछे करके देखने का। पीडीएफ में देखिए, उसको लिख लीजिए, नोट्स कंप्लीट करिए। नोट्स सबको कंप्लीट करना है, आपके भलाई के लिए, मेरी भलाई के लिए नहीं, आप लोगों के लिए भलाई के लिए। नोट्स आप बनाओगे ना तो रिवाइज कर पाओगे आफ्टर क्लास भी, फिर कोई वैकेंसी आएगी तो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। नोट्स तो प्रिपेयर हो गई आपकी एक बार, तो हमेशा काम आएगी, आएगी कि नहीं आएगी?
विनायक 1 वालों को क्यों दिख रहा है? अरे तो भाई वो भी तो फीस दिए हैं, उनको नहीं दिखना चाहिए। आप तो फीस दिए, वो भी तो एडमिशन लिए हैं, इसलिए सबको दिख रहा है। चाय अफीम के साथ व्यापार, सुपर से ऊपर रही क्लास, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और आप लोगों का जो फीडबैक आता है वो काफ़ी मोटिवेट करता है हम लोगों के लिए, तो आप लोग फीडबैक दिया करिए। 5 रेटिंग का आता है ना ऑप्शन, एंड कमेंट का भी आता होगा ऑप्शन, कमेंट भी बताया करिए कि सर कैसा पढ़ाते हैं, तो उसको मैं देखता रहता हूँ तो अच्छा लगता है मुझे, ठीक, और मोटिवेट फील होता है ये कि रात में क्लास लेना, सुबह से मतलब फिर रात तक क्लास लेना, ये हेक्टिक हो जाता है। ये दम हमें मिलती है, हमें साहस और शक्ति मिलती है जब आप लोग इतना अप्रिशिएट करते हो, लगता है कि आप लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं, इसलिए तो आप लोग किया करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं कल सेम टाइम पर। और आप लोग सभी लोग शाम को 5 बजे से 6 बजे सब लोग आइए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो होती है यूट्यूब पर, ठीक है, यूट्यूब पर जीके जीएस क्लास होती है शाम 5 से 6 बजे, सब लोग आइए, सब के लिए है वो क्लास, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, एंड जय हिंद जय भारत दोस्तों, थैंक यू।